तो ओम माथुर कह रहे हैं उन्हें कोई चिंता नहीं है और सारी चिंताओं के बादल इस वक्त गहलोत सरकार पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि उन्हें बहुमत भी साबित करना होगा, विधायकों को एकजुट भी रखना होगा। और इधर सचिन पायलट क्या बीजेपी जाने वाले हैं? हम इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधांशु जी। और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रणदीप सुरजेवाला अभी कह रहे थे सुधांशु जी कि बीजेपी इस वक्त प्रपंच कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। सुबह आईटीआई, दोपहर तक ईडी आएगी और शाम होते होते शायद सीबीआई भी आ जाए। देखिए, जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है इसमें कुछ नया है क्या? जब से राजस्थान में सरकार बनी है इनकी, तब से सदैव से यही चल रहा है और दोष दूसरों को दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब सरकार का गठन हो रहा था, ये जरा मेरी आवाज इको हो रही है, इसको ठीक करवा दीजिएगा जी। मैं पीसीआर। जब सरकार का गठन हो रहा था तो याद करिए, सड़कों पर पायलट जी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, आगजनी हुई थी। आपने सरकार के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन सुना होगा, पर पार्टी के आंतरिक मामले में सड़कों पर प्रदर्शन इनके जमाने में पहली बार हुआ था। याद करिए, जिस समय इनका चुनाव हो रहा था, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। सचिन पायलट जी ने कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और याद करिए, नामांकन के समय कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई थी, सचिन जी और 3-4 उनके साथियों ने जाके नामांकन कर दिया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत जी ने ये उसका जवाब दिया था कि शायद उनका मुहूर्त था, इसलिए मुहूर्त की वजह से कर दिया होगा। वाह भाई वाह, मतलब पार्टी के लिस्ट जारी होने का मुहूर्त निकला नहीं, नामांकन का मुहूर्त पहले निकल आया था। तो जो कुछ इनके यहां चल रहा था, और उससे पहले सारी मेहनत सचिन पायलट ने की थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, फिर मुख्यमंत्री बन गए ये, तो सारा अंतर्विरोध तो पहले से ही चल रहा था। आप याद करिए, ये कोई नई बात थोड़ी है। अरे साहब, कबीरदास बहुत पहले कह गए कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। तो सारा का सारा इनका अंदरूनी मामला है, सारी समस्या इनकी अंदरूनी है। आरोप प्रत्यारोप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं। अब आप बताइए, अभी आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। अरे यही तो मुद्दा यहां बना है कि आपने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाकर अपने ही मुख्यमंत्री से को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। गजब का तर्क है भाई। मतलब मुख्यमंत्री के अंडर में जो विभाग है वो उप मुख्यमंत्री को जवाब तलब के लिए बुला रहा है और आरोप भाजपा के ऊपर लगा रहा है। तो ये पहले जवाब दे दें कि आपके यहाँ की एजेंसी क्यों आपके मंत्री और उनको कर रही, और जो आप कहेंगे बाकी सबको कर रहे हैं। तो पहले आया है सचिन पायलट के विरुद्ध नोटिस, वो तो उसके बाद हड़बड़ाकर 16-17 लोगों को किया है। और जवाब में क्या बोले अशोक गहलोत जी, वो मेरे विरुद्ध भी करना चाहे तो करे। ऐसा आपने कभी सुना है? ये एसओजी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या? ठीक है सुधांशु जी, आलोक शर्मा जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जी। मैं एक वाक्य पूरा कर दूं। जी जी। कभी ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई कोई जांच संस्था मुख्यमंत्री की जांच करेगी? यह हास्यास्पद जवाब कांग्रेस की पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है वो अपने अंदर झांके और तब उसके बाद दूसरे पे आरोप करें। जी आलोक जी, छलनी अगर ये सुई से कहती है कि देख तेरे पेट में छेद, तो ये बात बड़ी अजीब लगती है। अब आपकी पार्टी में वर्चस्व की जंग है, आपकी पार्टी में गुटबाजी है। इस वक्त जहां पर कांग्रेस को एकजुट होकर बीजेपी से लड़ना चाहिए था, कांग्रेस से लड़ रही है। देखिए, कहीं पर कोई लड़ाई नहीं है। और जो कहावत आप कह रही हैं वो ये है कि छाछ तो छाछ बोले ही, छलनी भी बोले। तो बीजेपी भी बोलने की ताकत रखती है। जिसके मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे 12-12, 13-13 केसेस को हटाने की ऑर्डर दे सकते हैं, वो बीजेपी भी बोलती है। योगी नाथ जी का उदाहरण आपके सामने। मुख्य मुद्दा ये है कि आज इनका ऑपरेशन कमल जो है वो पूरी तरह से विफल होता नजर आ रहा है। जब से इनकी सरकार आई थी केंद्र के अंदर, नोटबंदी के बाद से जिस तरह से इन्होंने धन बल का और सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके सरकारों को गिराया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई यहाँ पर पारदर्शिता के साथ ये मुद्दा है, बीजेपी विधायकों की खरीद और फरोख्त में लगी है, इसकी जांच हो, तो इसमें क्या आपत्ति है इनको? अगर बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर सुधांशु भाई को इतनी चिंता किस बात की है? कर्नाटक हो, अरुणाचल हो, गोवा हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, गुजरात का राज्यसभा चुनाव हो, और महाराष्ट्र का तो 22 और 23 नवंबर का आपको मुद्दा याद ही होगा क्या हुआ था रात के फर्स्ट टाइम वहां पर
बीजेपी कोरोना के समय में पूरे देश में कोरोना, पूरे विश्व में कोरोना, और बीजेपी जो है मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रही थी। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बेरोजगारी सबसे चरम पर है, चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, महंगाई आपने देखा किस तरह से अपना मुंह फाड़े डायन आलोक जी, आपने बीजेपी की सारी कमियां गिना दी, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या कांग्रेस पार्टी में, राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी नहीं थी जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी का हाथ थामना पड़ा? आप अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर की अगर बात नहीं सुन रहे, यानी कहीं तो दिक्कत है। देखिए मीनाक्षी जी, किस पार्टी में गुटबाजी नहीं होती? ब्लॉक लेवल से लेकर केंद्रीय स्तर तक गुटबाजियां होती हैं। राजनीति में लोकतंत्र के अंदर अपने ग्रुप बनाना, अपनी अस्तित्व को दिखाना, ये किसी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं पर होता है। लेकिन आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को 8 प्रमोशंस मिले 15 साल के अंदर। अगर किसी दूसरी पार्टी में होते तो कितने मिलते, और बीजेपी में जाकर उनका क्या हर्ष है, आज वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं अपने लोगों को एडजस्ट कराने के लिए, वो भी देखा है। जहां तक बात है, अभी भी हमें पूरी उम्मीद है, सचिन पायलट जी हमारे लगातार संपर्क में हैं, तमाम विधायक संपर्क में हैं, वहां पर मीटिंग चल रही है, 100 के करीब विधायक वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब बीजेपी की हालत तो ये हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब यहाँ पर इनका बस नहीं चल पा रहा है। आप जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी से। सुधांशु जी के जो विधायक ठहरे हुए हैं उस होटल सुधांशु जी, जो ओम माथुर अभी अब से थोड़ी देर पहले ही आपसे बातचीत शुरू होने से पहले हमने बयान सुना, वो ये ओम माथुर जी का ये कौन सा कॉन्फिडेंस है जो वो ये कह रहे हैं कि बहुमत तो फ्लोर पर टेस्ट होगा? क्या मुझसे पूछ रही? जी सुधांशु जी, ओम माथुर जी बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं बहुमत तो फ्लोर पर टेस्ट होगा। ये क्या कॉन्फिडेंस है? इसके पीछे राज क्या है? ओम माथुर जी ने अपने वक्तव्य में पहला वाक्य क्या बोला, आप ही के अभी चैनल पर दिखाया जा रहा था, इससे हमसे क्या मतलब? हमारी सरकार अपने काम में लगी हुई है, कोविड से जुड़े हुए मामलों को लेकर हमारा वर्चुअल मीटिंग्स के द्वारा जो कार्य हो रहा है, पार्टी अपने संगठन विस्तार, सेवा कार्य, इन सारे में लगे हुए हैं। और जो उन्होंने बात फ्लोर टेस्ट की बात कही, तो हमारे मित्र शर्मा जी विद्वान व्यक्ति हैं, 125 विधायक है ना कांग्रेस के साथ जो सरकार में शामिल है, और अभी ये स्वयं कह रहे हैं 80 वहां पहुंचे, तो ये 45 कहां है? मैंने नहीं कहा 80 पहुंचे, और इससे पहले अविनाश पांडे जी दावा कर चुके थे। मैंने कहा 100 विधायक कहा। सुधांशु जी अपने आप इसको सुधारें। ओम माथुर जी ने कहा 80 पहुंचे, ये 22 पुरानी होगी। सुधांशु भाई मैंने कहा 100 के करीब पहुंच चुके हैं, और 1 घंटा रुकिए 110 का नहीं, अभी तक अच्छा चलिए आपके मान लिए अविनाश पांडे तो कहते 115, 11 बजे की बैठक थी, 12:15 बजे तक 100 का दावा है। और अगर ये दावा इतना मजबूत होता तो अभी आपने कहा गिड़गिड़ाने की बात, ये सुरजेवाला जी जो कह रहे थे जो भी आना चाहे आए, 12, 1, 2 बजे तक हम तैयार हैं, ये क्या है? ये याचना है? नहीं है तो और क्या है? यदि आत्मविश्वास होता तो मीटिंग शुरू करके प्रस्ताव पारित करवा दिया होता। 100 होते तो मैं चुनौती से कहता हूं। अच्छा सुधांशु जी, आलोक जी, मैं दोनों का आपको रोकना चाह रही हूँ। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सचिन पायलट ने अभी अहमद पटेल से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले सचिन पायलट की अहमद पटेल से बात हुई है, और जैसा कि रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं सचिन पायलट के लिए भी, और साथ ही साथ सभी विधायकों के लिए। तो अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि अभी अहमद पटेल से, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनसे सचिन पायलट की बात हुई है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सौरभ श्रीवास्तव जुड़ गए। सौरभ, कितनी देर बात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, अहमद पटेल से लास्टली अब सचिन पायलट की बात हो गई है, तो अब ये माना जा रहा है कि जो भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी वो लगभग अब खत्म होती दिखाई दे रही हैं। कारण ये है कि अहमद पटेल हमेशा से जो है हनुमान का रोल अदा करते हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी में। तो जब सुरजेवाला और अविनाश पांडे सभी लोगों ने जब बात कर ली, जब लगा कि अब ये केस जो है फाइनल अब अहमद पटेल के पास जाना चाहिए और अहमद पटेल ही अब उनसे बात करके उनको मनाने में कामयाब होंगे, तो लगभग अब ये माना जा रहा है कि अहमद पटेल से जो बात हुई है वो पॉजिटिव साइन के लगभग उसमें बात हुई है कि अभी फिलहाल
जो पायलट का जो जाना था वो लगभग रुक चुका है और जो 25 विधायकों का जाना था वो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि अब वो भी नहीं साथ में जाएंगे। बात ठीक ठाक ढंग से हुई है और बताया जा रहा है 4 से 5 मिनट। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ही सचिन पायलट की अहमद पटेल से बात हुई है और बहुत ही पॉजिटिव नोट में ये बात हुई है और ये संभावना भी जताई जा रही है कि जो सचिन पायलट की नाराजगी थी, वो पार्टी से दूर होना चाह रहे थे, शायद ये भी अभी तक कयास ही है, वो दूर नहीं हो रहे हैं। विजय लक्ष्मी, आपके पास और कोई डिटेल इस पर? देखिए, जो जानकारी सोर्सेज से आ रही है वो यही आ रही है मीनाक्षी के अहमद पटेल ने बात की है सचिन पायलट से, फोन पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। पिछले रविवार को भी अहमद पटेल से मिले थे सचिन पायलट, तब भी उन्होंने अपनी तमाम जो दिक्कतें हैं पार्टी के भीतर वो अहमद पटेल को गिनाई थी। तब अहमद पटेल ने उन्होंने आश्वासन दिया था कि चीजें जो हैं वो उनको रिजॉल्व करने का जो है वो किया जाएगा, किस तरह से रिजॉल्व किया जाए उसको लेकर के काम किया जाएगा। लेकिन अभी आज का जो ताजा घटनाक्रम है वो सूत्र यही बता रहे हैं कि आज फिर अहमद पटेल ने सचिन पायलट से बात की है और सचिन पायलट को किस तरह से चीजों को रिजॉल्व किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हैं, घर में जो मतभेद हों उनको घर में ही सुलझा लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में अब ये जो बातचीत है ये काफी अहम हो जाती है जो अहमद पटेल ने की। अब देखना होगा कि विजय लक्ष्मी एक लाइन में जवाब दीजिएगा, हम इसे पॉजिटिव चर्चा माने, पॉजिटिव बात हुई है अहमद पटेल और सचिन पायलट के बीच? देखिए, पॉजिटिव बातचीत जो है वो पॉजिटिव नोट पर ही हुई है कि उनको कहा गया है कि इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, घर के इश्यूज हैं घर में ही सुलझा लिया जाए। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमने पहले भी कहा रीच आउट सीनियर लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी की वो सचिन पायलट को कर रही है, तो सार्थक एक बातचीत ये हुई है। लेकिन अभी सचिन पायलट मानते हैं नहीं मानते हैं, उनको भरोसा होता है कि उनके तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी कि सचिन पायलट अब इस बातचीत के बाद किस तरह का कदम उठाते हैं आगे। जी, आलोक शर्मा सोच रहे होंगे सुधांशु जी कि बीजेपी के मंसूबों पर तो पानी फिर गया। देखिए, हमने तो पहले ही कहा, ओम माथुर जी का भी जो वक्तव्य दिख रहा था, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, टोटल इनका अंदरूनी मामला है। मंसूबे किसके क्या थे? मंसूबे तो ये थे कि जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे कि सरकार बनाएंगे, फिर मंसूबों पे पानी फिरा सचिन पायलट के कि जब आके अशोक गहलोत सीएम बन गए, फिर अशोक गहलोत के मंसूबों पे पानी फिरा कि डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो इसलिए उनमें प्रतिस्पर्धा चली। अब जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हुआ है और जिसने सबकी पूछताछ की है, तो मंसूबे तो ये थे कि सचिन पायलट को दबा लेंगे। अब मंसूबे ये हो गए कि सचिन पायलट ज्यादा उभर के सामने आ गए। अब उनको समझाया जा रहा है कि मंसूबों की लड़ाई तो उनके अंदर चल रही है ना, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अहमद पटेल से बात करें या गुलाम नबी आजाद से बात करें, वो सोनिया गांधी जी से बात करें या आनंद शर्मा से बात करें। हाँ, मगर एक बात बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस के अंदर भी एक चीज की समस्या है जी। राहुल गांधी जी जिस चीज में बात करेंगे उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चलिए, हम इस पर भी सुधांशु जी, क्योंकि हम ब्रेक का वक्त है इसलिए मैं आपको टोक रही हूं बीच में, और आलोक जी हम आपसे भी जवाब लेंगे। हम ये समझेंगे कि वर्चस्व की लड़ाई में राजस्थान की राजनीति में राजा कौन है और वजीर कौन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट अड़े हुए हैं, कांग्रेस मनाने में जुटी हुई है। और इस बीच जयपुर से बड़ी अपडेट आपको ये देते हैं कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। पहले सुबह खबर आई 10:30 बजे का वक्त था, फिर महेश जोशी को हमने सुना, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा 11 बजे का वक्त है। और अब 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी है और इंतजार भी जारी है। अभी तक 95 विधायकों के पहुंचने की खबर है। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए। मनीष, कितने विधायक पहुंचे हैं और कितने विधायकों के और आने की संभावना है? देखिए, जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज से, वो 95 विधायक अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 17 ऐसे नाम हैं जो पहले भी नहीं आए थे और आज भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। निर्दलीय विधायकों की बात एक सबसे बड़ी निकल के आ रही है, जिसमें 5 निर्दलीय विधायक तो यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन 3 ऐसे निर्दलीय विधायक जो कि कांग्रेस की संबद्धता सूची से हटा दिए गए थे, वो फिलहाल पायलट खेमे में पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये एक आंकड़ा है जो कि मुख्यमंत्री आवास में
जो तमाम विधायकों का पहुंचने का है और धीरे धीरे और भी विधायक आ भी रहे हैं और अभी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि गणना और नक्षत्रों के हिसाब से देखा जा रहा है, उसी के आधार पर ही हम इस बैठक को शुरू कर रहे हैं। नक्षत्र हमारे हिसाब से हैं, लिहाजा 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि विधायक दल की बैठक शुरू की जाएगी। लेकिन अभी अब 12:30 बजने को हैं और अभी फिलहाल बैठक शुरू नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कुछ देर पहले जो दिल्ली से जो 3 नेता आए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और कमोबेश ये बात जरूर सामने आई थी कि एक मौका जरूर है अभी बचा हुआ है कि सचिन पायलट को किसी तरीके से मनाया जाए। उसका कारण ये भी है कि जितने भी स्टेटमेंट पायलट की तरफ से आए हैं वो फिलहाल पायलट के स्टाफ की तरफ से आए। सचिन पायलट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। शायद यही वजह है कि वेट किया जा रहा है, थोड़ी बहुत मंत्रणा की जा रही है और अभी भी इंतजार किया जा रहा है। और जो विधायक अभी भी मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंचे हैं उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ठीक है मनीषा, बने रहिए, नजर आप लगातार बनाए रखें। आलोक जी, आप भले बीजेपी को कितना दोष दें कि वो आपकी सरकार को गिराने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितने भी घटनाक्रम है उससे बार बार सवाल यही उठता है कि कहीं कमी कांग्रेस की लीडरशिप में तो नहीं, या फिर आपके जो क्षेत्रीय नेता है वो खुद इतने मजबूत हो गए कि वो आला कमान की सुनते ही नहीं। आज सचिन पायलट अगर नाराज हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? लीडरशिप तो लगातार कोशिश में बात करने की, लेकिन वो नहीं मान रहे। मीनाक्षी, देखिए नाराजगी कहीं पर भी हो सकती है। अभी मैं सुधांशु भाई को सुन रहा था, उत्तर प्रदेश की शायद घटना भूल गए वो योगी जी कैसे बने थे और वो लखनऊ के गेस्ट हाउस का कमरा और वेंकैया नायडू और योगी जी की लगभग कई घंटों तक की मीटिंग कमरा नंबर 123 में फर्स्ट फ्लोर पे हुई थी। ये चीजें चलती रहती हैं, कोई भी राजनीतिक दल है। सचिन पायलट जी हमारे हैं। अभी आप ही के संवाददाता ने बताया कि अहमद पटेल जी से उनकी बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव नोट पर बातचीत हुई है और मनीष भाई भी वहीं पर खड़े हुए हैं। मैं उनकी बात को पूरी सिरे से नहीं नकारूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष भाई की बात में थोड़ा उसमें 101 विधायक वहां पर लगभग पहुंच चुके हैं और 13 जो इंडिपेंडेंट हैं उसमें से 8 पहुंच चुके हैं, जबकि मनीष भाई बता रहे हैं 5 पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है ये जो लड़ाई है इसमें कहीं पर भी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। राजस्थान की जनता और राजस्थान को किए गए मुद्दे जो हैं वो सबसे बड़े हैं हमारे लिए। सीएम, डिप्टी सीएम और ये तमाम चीजें किसी भी पार्टी और दल में चलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए, वो क्यों बनाए गए आज उसका चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज कॉमन आती है कि जब भी तोड़फोड़ किसी राज्य में होती है कहीं ना कहीं बीजेपी धनबल का उपयोग करके तमाम जो आईटी, ईडी और तमाम जो एजेंसीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करके अपना सरकार बनाती है। ऑपरेशन कमल पिछले 6 साल का इतिहास देख लीजिए, सब जगह यही हुआ है। मुझे लगता है जिन चीजों से बीजेपी को लड़ना चाहिए, चाइना से, कोरोना से और बेरोजगारी से, महंगाई से, बीजेपी अभी भी कांग्रेस को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती है। उनको बर्दाश्त नहीं होता। सुधांशु जी, क्या सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, हमारा तो किसी प्रक्रिया से लेना देना नहीं, सारी समस्या इनके यहाँ होती है। आलोक जी अभी कह रहे थे कि सत्ता में आने के बाद हमने समस्या शुरू की। ये बताइए 2014 से हम सत्ता में आए, युवा नेताओं की आपके यहाँ क्या गति और दुर्गति हुई? पूर्वोत्तर में सबसे बड़े युवा नेता थे, उन्होंने खुद बोला। अभी बताइए ना, सचिन जी क्या संपर्क में है बीजेपी के? भाई मैं तो कह रहा हूँ हमें संपर्क में रहने की आवश्यकता क्या है? द्वंद इनके बीच में आप माथुर जी फिर क्यों कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई है? उसका क्या तात्पर्य है सुधांशु? अब मैं आप लंबी कहानी है, अभी तो फ्लोर टेस्ट तक। सुधांशु भाई बताइए क्या है उसका मतलब? जी जवाब ले लेते हैं, सुधांशु जी कहें। अब मैं एक बात कहूँ आलोक जी, आपने कहा कि 100 है, अगर 100 होते तो उसके बाद आप अभी संवाददाता बता रहे हैं कि मुहूर्त खोजा जा रहा है कि कब बैठक शुरू हो। अरे मुहूर्त विचार किया जाता है बैठक की घोषणा करने से पहले, कितने बजे बैठक शुरू की जाएगी। ये नहीं होता है कि सभा स्थल में पहुंच गए उसके बाद अब मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। जनाब अब तक तो फ्लोर टेस्ट की घोषणा कर दी होती मुख्यमंत्री ने, अगर विश्वास होता। विधानसभा अध्यक्ष भी आपके हैं, सरकार भी आपकी है, सीधे विश्वास मत का प्रस्ताव ही ले आते। नहीं हिम्मत पड़ रही ना, ये यथार्थ है। और जो आरोप भाजपा के ऊपर है, मैं सिर्फ एक उदाहरण याद दिलाना चाहता हूँ। हेमंत बिस्व शर्मा आपके पूर्वोत्तर के सबसे बड़े युवा नेता थे। उन्होंने क्या बोला कि जब राहुल गांधी से मिलने गए तो वो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, इसमें भाजपा का दोष है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कोलिको फुल जिन्होंने आत्महत्या कर दी, उन्होंने बाद में कहा कांग्रेस के सीएम थे, कहा 2 साल तक उनको दिल्ली में मिलने का समय नहीं मिला, इसमें भाजपा का दोष है। अच्छा सुधांशु जी, फिर सतीश पूनिया इतने बड़े नेता राजस्थान के, वो सचिन पायलट की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि सचिन को विलन साबित करना चाहते हैं अशोक गहलोत? देखिए
ये पुनिया जी क्या बोल रहे हैं? ये तो सचिन जी की तरफ से खुद बोला जा रहा है। जब आप ये कहेंगे कि आप खरीद फरोख्त के मामले में उप मुख्यमंत्री की पूछताछ होगी, तो क्या ये विलन नहीं तो क्या हीरो बनाने के लिए हो रही है? जवाब दे दें आलोक जी। आलोक जी जवाब दीजिए। आप अपने ही पार्टी के बड़े नेता को, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को आप विलन बना रहे हैं, और ये विलन बनाने की पटकथा खुद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि चुने हुए नुमाइंदे, चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर अगर है तो जनता राजस्थान की है, जिसने सरकार बनाकर चुनकर हमें दी है। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ, अभी तमाम चीजें इन्होंने कही, मैं एक केवल छोटा सा बयान जो ओम माथुर साहब का अभी आप ही के इंडिया टीवी पर बयान आया था कि अभी तो वहां पर जाते जाते, फ्लोर तक जाते जाते लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी का ओम माथुर जी को कैसे पता है? और ओम माथुर जी क्या पूरे इस ऑपरेशन कमल को मॉनिटर कर रहे हैं? सुधांशु भाई सीधा सीधा उत्तर दें मुझे। उत्तर आप भी आलोक जी दे दीजिए। मीटिंग शुरू क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैंने कहा कि हमारे 100 से ज्यादा, 1 हो 2 हो, 100 से ऊपर विधायक वहां पहुंच चुके हैं। हम अपने घर में कुछ लोग नाराज हैं, मतभेद उनके मनभेद आए हैं उनके अंदर, उनको हम मौका दे रहे हैं। उसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? सुधांशु भाई बताएं, मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का खिचड़ी तंत्र चल रहा है पिछले 2-2.5 महीने से, आलोक जी आप मौका दे रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था समझा कम रहे थे, धमकी ज्यादा दे रहे थे, क्योंकि कार्रवाई तक की जब बात हो रही है पार्टी में कि अगर सचिन पायलट नहीं आते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, व्हिप जारी कर दिया गया है। ये दोनों तरीके की बातें नहीं हो सकती साथ साथ। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मनभेद आया है, उसको दूर करने के लिए अहमद पटेल जी, वेणुगोपाल जी, रणदीप जी, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें कहीं धमकी नहीं। उन्होंने तो स्वयं कहा कि केवल एक फोन करें और आप आ जाएं। लेकिन आप मुझे सुधांशु भाई से ये उत्तर दिलवा दीजिए कि जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या थी कि नहीं? किसको मंत्री बनाया जाए, इसमें कितने घोड़े दौड़े और कितने छूट कर चले गए, और आज तक मंत्रियों के विभाग क्यों नहीं दिए गए? क्या इसमें भी कांग्रेस रोड़ा है? विधानसभा अध्यक्ष भी आपके हैं, मुख्यमंत्री भी आपके हैं, प्रधानमंत्री भी आपके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी आपके हैं, सभी तो आपके हैं। मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का दौर अब नहीं होना चाहिए। लड़ाई चाइना से होनी चाहिए, कांग्रेस से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ना, अभी आलोक जी ने अच्छी बात कही, लड़ाई चाइना से होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तो सही बात है। लंबी कहानी का उत्तर यह है कि 10:30 बजे की घोषित बैठक में 12:40 होने जा रहा है, बैठक शुरू नहीं हो पा रही है, तो कहानी की लंबाई और कहानी की मंथरता यानी धीमी गति सामने दिखाई पड़ रही है आलोक जी। और जो आपने चाइना से लड़ाई की बड़ी अच्छी बात कही, जब चाइना से लड़ाई की स्थिति थी तो आपके स्वनाम धन्य 50 वर्षीय युवा नेता, जो सिर्फ जिसे कहते हैं कि रायता फैलाने के लिए ही थे, वो चाइना से लड़ने में भारत के ज्यादा इच्छुक थे या भारत की सरकार से? और इस समय नजर नहीं आ रहे हैं कहीं पर कांग्रेस के अंदर हुए इस घटनाक्रम में जो समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान में राहुल गांधी की भूमिका नजर नहीं आ रही। तो बड़े बड़े सीनियर नेताओं का नाम आ रहा है, फलाना ने बात किया, वो बात किया, तो उनका कार्य समस्या पैदा करना है, चाहे सरकार के लिए हो या जनता के लिए हो या पार्टी के लिए हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई बड़ा नेता मिलने जाता तो उसको लिफ्ट ही नहीं देते, वो टाइम नहीं देते। सचिन पायलट ने भी तो उनकी तरफ से, उनका बयान नहीं, उनकी तरफ से तो यही बयान आया ना कि उनको प्रॉपर महत्व नहीं दिया जा रहा, मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तब कांग्रेस ने सफाई दी, जब चाहे तब मिल सकते हैं। तो वही हम पूछना चाहते हैं ना कि जो आपने बात कही, तो समाधान करने वाले, चाइना से लड़ने वाले वो लड़ाका कहाँ है इस समय? अपनी पार्टी के अंदर जो लड़ाई लड़ने, तब दूसरे पे आरोप लगाए। ठीक है, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, विधायक दल की बैठक से पहले आज जयपुर के फेयरमाउंट होटल पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, और इस वक्त एक और अपडेट, ईडी ने भी छापा मारा है। होटल के इन्वेस्टर रतनकांत शर्मा पर अवैध तरीके से विदेश से पैसा लाने का आरोप है। खबर है कि मॉरिशस रूट से 97 करोड़ रुपए आए हैं। रतनकांत शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का करीबी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होटल में रतनकांत शर्मा का पैसा लगा हुआ है, ये ईडी के फोर्स बता रहे हैं, और अशोक गहलोत के बेटे के करीबी हैं। और यहां पर होटल के इन्वेस्टर रतनकांत शर्मा पर अवैध तरीके से विदेश से पैसा लाने का आरोप लगा है, और खबर यह है कि मॉरिशस रूट से 97 करोड़ रुपए आए हैं। मनीष, इस पर आप और जरा अपडेट दें।
देखिए बिल्कुल ये चौतरफा हमला है और ईडी पहले तो आईटी पहले ही सर्च कर रही थी, उसके बाद ईडी भी पहुंच गई फेयरमाउंट होटल। मीनाक्षी मैं बताऊं कि ये वो होटल है जो जिसके लिए तय किया गया था कि जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद जो तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी होगी वो इसी होटल में होगी, यानी यहाँ पे जो विधायक दल की बैठक में विधायक मौजूद रहेंगे वो इसी होटल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही सुबह वहां पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और ईडी पड़ी। और इस होटल के बारे में थोड़ा मैं इतिहास आपको बता दूं, अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत वो इस होटल में पार्टनरशिप में मौजूद हैं और यही वजह थी कि सबसे सुरक्षित इसी होटल को माना गया था कि अगर बाड़ेबंदी में इन विधायकों को इस होटल में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं इन विधायकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और अभी फिलहाल ईडी और इनकम टैक्स वहां पर पहुंच गई है। खुद राजेंद्र गुड़ा जो बसपा के विधायक है वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि उनके साथ के जो अतुल भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास कुछ और डिटेल्स है इसी खबर से जुड़ी हुई। अतुल बताएं। देखिए जो रेड यहाँ पर फेयरमाउंट होटल के अंदर हुई है, सबसे अहम बात जो पूरा जो राजनीतिक अखाड़ा जो इस समय पूरा राजस्थान के अंदर चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रतनकांत शर्मा है वो ईडी के रडार पे पहले से था। 4 दिन पहले ही उनको सम्मन किया गया था जब ये सियासी खेल जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं चल रहा था। और आरोप जो शर्मा के ऊपर है वो ये है कि 96.7 करोड़ रुपया जो है वो उनके पास मॉरिशस से आया। सबसे अहम बात कि आखिर रतनकांत शर्मा कौन है? तो रतनकांत शर्मा है ये अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो ईडी की रेड जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात को जो है मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले जो है वो सम्मन दिए गए थे शर्मा को पूछताछ ज्वाइन करने के लिए और उसके बाद आज ये रेड की गई है। तो अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है कि जो होटल में रमाकांत शर्मा जो है उसका काफी पैसा लगा हुआ है और आरोप ये है कि शर्मा को बड़े पैमाने पर विदेश से अवैध तरीके से पैसा आया है। और हम इसकी फिगर आपको बताए कि 97.6 करोड़। अतुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुधांशु जी ये क्या एक महज संयोग है कि जिस इमारत में जिस रिजॉर्ट में ले जाकर सभी कांग्रेस विधायकों को रखा जाना था ठीक वहीं पर छापा पड़ गया? आपने अच्छा सवाल किया। ये महज संयोग है कि जिसके ऊपर यह आरोप है कि पैसा वो बाहर से लाए हैं इलीगल तरीके से, वहीं ले जाना था विधायकों को और कोई दूसरा नहीं मिला। जयपुर शहर इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां होटलों की कमी है क्या? अब एक और बात आप समझिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई और सीधे पहुंच गए। यहां वो केसेस पहुंचते हैं जिनका ऑलरेडी इनकम टैक्स या अन्य विभागों के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग यानी लंबे सिरे से इधर से उधर पैसा घुमाकर जाने की प्रक्रिया का सबूत पहले से होता है। उसकी प्रक्रिया ये होती है कि पहले नोटिस जाता है, फिर जवाब तलब होता है, फिर छापा पड़ता है। और अगर देखें तो आपके संवाददाता ने भी ये बताया कि 4 दिन पहले जवाब तलब हुआ था। तो यहां ऐसी चीज है कि अचानक पहुंच जाए। तो संयोग तो ये पूछिए ना कि जिसपे ईडी की बात चल रही थी, ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही थी, वहीं पर आपको मिला जगह ले जाने का विधायकों। आलोक जी पहली बात तो स्वस्थ लोकतंत्र में ये विधायकों का रिजॉर्ट टूरिज्म ही हमें समझ में नहीं आता, ये तो आप समझाइए ही। और यहाँ तो सुधांशु जी कह रहे हैं ये तो संयोग, आप बताएंगे जिस इमारत में आप अपने विधायकों को सुरक्षित रखने वाले थे उस इमारत की नींव ही हिला दी गई। देखिए मुझे लगता है कि कर्नाटक के गुजरात के विधायक जब कर्नाटक किसी रिजॉर्ट में जाते हैं उसके मालिक के यहाँ इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई सब पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा इसी जयपुर में लोकसभा चुनाव से पहले 1 महीने पहले प्रियंका वाड्रा जी को, रॉबर्ट जी को, सबको बुलाया गया था और लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया और ईडी का कोई नोटिस उनको नहीं गया। सब संयोग है। ये पिछले 4 दिन से घटनाक्रम चल रहा था और फिर ईडी का नोटिस आ गया। 4 दिन पहले नोटिस आया था, पता नहीं कौन सी डेट का। ये तो बैक डेट में हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर करने में मास्टर रहे हैं, ये तो बैक डेट में कौन कौन से काम कर सकते हैं नहीं पता। मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है और बीजेपी केवल आंख बंद करके शत्रुमुर्ख की तरह ये समझ रही है कि पूरा देश जो है इनको समझ नहीं रहा। इनका जो ऑपरेशन लोटस है पूरा देश को समझ आ रहा है कि जैसे जैसे जहां पर भी कोई अस्थिरता फैलानी हो, अब कांग्रेस की सरकार, लेकिन लबोलबाब ये है कि राजस्थान में कितनी सुरक्षित है गहलोत सरकार, ये तो तभी तय होगा ना जब विधायकों की पूरी संख्या वहां पहुंचेगी और मीटिंग की शुरुआत होगी। हमारे लिए आज समय बस इतना ही था। आलोक जी और सुधांशु जी, आप दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी स्वस्थ चर्चा में आप लोग शामिल हुए, वरना तो चीखते चिल्लाते कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा भारती ने सचिन पायलट को खुला ऑफर दिया है। अब ये खुला ऑफर क्या है, ये नई खबर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद